प्यारे विद्यार्थियों, मैं विजयपाल सिंह राजकीय इंटर कॉलेज बदायूं से एक बार पुनः कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल विषय के साथ। विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने अपनी इस ऑनलाइन क्लास की पिछली कक्षा में भूगोल विषय के पाठ 1 संसाधन एवं विकास से प्रारंभ किया था। उस पिछली कक्षा में हमने संसाधन तथा संसाधन की वर्गीकरण की चर्चा की थी। मुझे आशा है कि आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था उस पर एक संक्षिप्त प्रकाश डालूंगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनने का प्रयास करें। सबसे पहले हमने बताया था कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है और उस वस्तु को बनाने के लिए किसी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। क्या कहलाता है? संसाधन। ये संसाधन की परिभाषा हम लोगों ने काफ़ी बेहतर ढंग से पढ़ी थी। उसके बाद संसाधन का वर्गीकरण 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें पहला था उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें जैव संसाधन और अजैव संसाधन शामिल थे। नंबर 2 पर आया था समय समाप्यता के आधार पर, मतलब उसके समापन के आधार पर कि वो कब समाप्त होगा। इसमें एक नवीनीकरण संसाधन था और एक अनवीनीकरण संसाधन। नंबर 3 पर था स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब ये किसका आधार, मतलब किसका अधिकार उस पर। तो इसमें था व्यक्तिगत अधिकार, सामुदायिक अधिकार, राष्ट्रीय अधिकार या अंतर्राष्ट्रीय, ये सब संसाधन उसमें शामिल थे। उसके बाद चौथे नंबर पर था विकास के आधार पर, जिसमें संभावी, विकसित, भंडार तथा संचित कोष आदि संसाधनों को हम लोगों ने सम्मिलित किया था। यहाँ तक हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था। तो चलिए आज हम आगे प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा अगला टॉपिक है इसके बाद संसाधनों का विकास। आज हम लोग यहाँ से प्रारंभ करेंगे। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक हैं, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब संसाधन प्रत्येक आदमी के लिए बहुत ही आवश्यक हैं जीवन यापन के लिए, वैसे ही मतलब जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। सही बात है कि ज़्यादातर संसाधन है वो कैसे हैं, हमारे प्रकृति के द्वारा ही हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। जैसे हम देखते हैं, हमने पहले भी आपको बताया था कि हमारे सामने पर्यावरण में जो भी चीज़ें हैं वो सब किस में है, लगभग संसाधन में ही शामिल उनको किया जाता है। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। मतलब संसाधन तो हैं, बहुत हैं, लेकिन हुआ क्या कि जो मानव है, मानव ने इन संसाधनों का बहुत ज़्यादा मतलब अनलिमिटेड उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया। जब किसी चीज़ की ज़्यादा अत हो जाएगी तो समस्या तो पैदा होगी, जाहिर सी बात है। तो क्या क्या समस्या पैदा हुई? जैसे कुछ व्यक्तियों के लालच बस संसाधनों का ह्रास हुआ। मतलब बहुत सारे व्यक्तियों का लालच बढ़ता ही चला गया। जैसे संसाधनों के ह्रास का क्या मतलब है? मतलब संसाधनों में गिरावट आने लगी, कमी आने लगी, संसाधन खत्म होने के कगार पर आने लगे हैं। अगली समस्या आई, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन्न
एवं संसाधन विहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया। मतलब संसाधनों का जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे जैसे संसाधनों का आगे विकास हुआ, उसमें एक समस्या ये उत्पन्न हुई कि हमारा जो समाज है वो दो हिस्सों में बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसमें एक अमीर, जिन लोगों के पास ज़्यादा संसाधन है वो अमीर होते जा रहे हैं, जिन लोगों के पास कम संसाधन है वो गरीब होते जा रहे हैं, या ऐसा ही पीछे समय में हुआ है। अगली समस्या क्या है, जैसा कि अगला आप देख पा रहे होंगे, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। मतलब संसाधनों का अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया। मतलब जो संसाधन है उनका बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा, बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। उससे क्या हुआ, वैश्विक पारिस्थितिकी, वैश्विक मतलब पूरे विश्व में, पारिस्थितिकी संकट मतलब जो हमारा वातावरण है उसमें क्या है, बहुत सारी समस्याएं आने लगी, उसमें संकट सा पैदा होने लगा। जैसे भूमंडलीय तापन, मतलब जो धरती का तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। आप लोग देख ही रहे होंगे आजकल तमाम उद्योग धंधे, फैक्ट्रियाँ, एसी, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये क्या है, ये भी एक संसाधन तो ही है, और इनका मतलब मानव अति से ज़्यादा प्रयोग कर रहा है। ओजोन परत का अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि का निम्नीकरण आदि, ये समस्याएं लगभग हमारे संसाधन के विकास में आ रही हैं। मतलब संसाधनों का तो विकास हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन इनके विकास के साथ साथ कुछ समस्या भी पैदा हो रही हैं। चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्रियाकलाप हैं तो इन लोगों को आप पढ़ेंगे और इनको करने की कोशिश करेंगे। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। मतलब मानव जीवन की जो गुणवत्ता है, मानव का जीवन बनाए रखने के लिए और विश्व की शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। यानी कोई भी चीज़ है, एक नॉर्मल सा उदाहरण ले लीजिए, जैसे हमारे घर में कोई एक चीज़ है, जैसे एक किसान के 4 बेटे हैं और उसकी 10 बीघा ज़मीन है, एक नॉर्मल सा, एक बहुत सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है कि इन चारों बेटों में लगभग समानता के रूप में उस धरती का बंटवारा किया जाए। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा दे दी जाएगी, किसी को कम दे दी जाएगी, तो क्या होगा, परिवार में संकट होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, तो उस परिवार में एक संकट सा पैदा होगा। तो वही स्थिति हमारी यहाँ पर है। जो हमारे संसाधनों का बंटवारा है, सामाजिक बंटवारा है, वो कैसा होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। इसीलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। ये सतत पोषणीय विकास मतलब इसके लिए क्या करना चाहिए, सतत पोषणीय विकास को देखना चाहिए। सतत पोषणीय विकास क्या है, सतत पोषणीय विकास आर्थिक विकास का अर्थ है, मतलब सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। सतत पोषणीय विकास का मतलब है कि विकास तो हो, लेकिन उस विकास में पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान न हो, है ना।
ज़्यादा नुकसान ना हो। जैसे कि हम विकास तो अपना कर रहे हैं लेकिन पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जो वर्तमान विकास की प्रक्रिया है उसमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम मान लो आज जो चीज़ हमारे पास उपलब्ध है और उसे हम अपने विकास के लिए जल्दी जल्दी उस पर हम ख़त्म कर ले रहे हैं, हम भविष्य के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। तो हमारे आगे वाली पीढ़ियों का कुछ तो सोचना होगा। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको, एक किसान का, तो उसके पास 10 बीघा ज़मीन थी। तो वो किसान कोई ऐसे काम करने लगे कि मतलब वो अपनी ज़मीन को बेच दे, बिल्कुल बेकार कर दे, बर्बाद कर दे। तो क्या होगा, उसके आगे जो बच्चे हैं उनका भविष्य कैसा रहेगा। मतलब उसने अपनी ज़मीन का पूरी तरह से प्रयोग कर लिया, बेच बाके खा पी ली, और आगे आने वाले बच्चों के लिए बिल्कुल ख़त्म सी कहानी हो गई। तो सतत पोषणीय विकास संसाधनों में बहुत ही ज़रूरी है। मतलब पर्यावरण को बिना किसी नुकसान पहुंचाए और भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उसका ध्यान रखते हुए हमें अपने संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। इसी के संबंध में सन 1992 1992 आप देख पा रहे होंगे, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। मतलब एक ब्राज़ील देश है, उसमें 1992 में जून के महीने में 100 से ज़्यादा राष्ट्राध्यक्ष, मतलब जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री या कहीं राष्ट्रपति, 100 से ज़्यादा राष्ट्रों के देशों के लोग वहाँ इकट्ठे हुए और सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक व सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया। मतलब एक सम्मेलन आयोजन किया गया कि ये जो पर्यावरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, जो संसाधन हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका क्या कोई समस्या है, समस्या बढ़ती जा रही है, उसका हल ढूंढा जाए। तो इस संबंध में वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। जैसे हम अपने गांव में होते हैं, हमारे गाँव में कोई समस्या पैदा हो जाती है मान लीजिए, तो 10 20 50 लोग इकट्ठे होते हैं और सोचते हैं कि देखो भाई अब क्या करना है, ये समस्या पैदा हो रही है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। मतलब वहाँ पर जो सम्मेलन हुआ वहाँ पर उन लोगों में काफ़ी विचार विमर्श हुआ और ये पर्यावरण को बचाने के संबंध में उन्होंने एक घोषणा पत्र भी सब लोगों ने हस्ताक्षर किए कि हाँ हाँ इन ऐसे ऐसे काम करेंगे। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। मतलब वहाँ पर एक एजेंडा 21 और बनाया गया। ये एजेंडा 21 क्या है? यह एक घोषणा है जिसमें 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृति किया गया। मतलब वहाँ पर एक जो सम्मेलन हुआ उसमें सब लोगों को मिलके और एक एजेंडा 21 का भी वहाँ पर मतलब तैयार किया गया और उसके हिसाब से कहा गया कि इस एजेंडा के हिसाब से हम सभी लोग आगे आने वाले समय में काम करेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। और जो एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। मतलब वहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि प्रत्येक स्थानीय निकाय मतलब जो भी प्रत्येक देश हैं, ज़्यादातर लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे उस समय, तो सबसे ये कहा गया था कि अब जो भी अपना संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें एक ऐसा एजेंडा बनाया जाए और ऐसी चीज़ों को शामिल किया जाए कि ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान ना हो। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक आता है संसाधन नियोजन। नियोजन का मतलब है मतलब संसाधनों का नियोजन मतलब योजनाबद्ध, किसी भी चीज़ का योजनाबद्ध तरीके से प्रयोग करना। संसाधन योजना कह सकते हैं इसे, कि संसाधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं तो कौन सी योजना बनाकर उसका प्रयोग किया जाए। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक नियोजन
संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की अधिकता में वो संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। मतलब हम कोई भी काम करने जा रहे हैं, कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले क्या करें, उसकी कोई एक सही सी योजना बनाएं। योजना बनाकर कोई काम किया जाता है तो ज़्यादा सही होता है। और भारत जैसे देश में संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है। मतलब विविधता मतलब बहुत तरह तरह की भिन्नताएं हैं। हमारा भारत देश है, यहाँ पर जो संसाधन उपलब्ध हैं तो कहीं किसी तरह के संसाधन उपलब्ध हैं, कहीं किसी तरह के संसाधन उपलब्ध, मतलब संसाधन एक जैसे नहीं हैं। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। मतलब जहाँ कई प्रदेश ऐसे हैं, आपने देखा होगा कि जहाँ एक संसाधनों के बहुत तरह के, मतलब बहुत संसाधन है वहाँ पर, लेकिन वहीं दूसरे प्रांतों में देखा जाए तो संसाधन है ही नहीं, बहुत कम है वहाँ पर। तो ऐसा भी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरणार्थ जैसे उदाहरण कोई ले लीजिए, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयलों का प्रचुर भंडार है। मतलब ये दो तीन प्रदेशों के नाम बताए। यहाँ क्या है, यहाँ कोयला, खनिज पदार्थ जो है उनका बहुत सारा भंडार है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में क्या है, बहुत सारी नदियाँ वहाँ से हैं तो वहाँ पर बहुत ही पानी पानी आपको जो है मिल जाएगा। फिर राजस्थान चले जाओ तो आपको वहाँ पानी की बहुत कमी मिलेगी, है ना। तो ये क्या है, ये भी एक विविधता है हमारे देश में। परंतु मूल विकास की कमी है। जैसे आ गया, राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जन संसाधनों की कमी है। जैसे मतलब अभी मैंने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में किस चीज़ की कमी है, पवन और सौर, मतलब इस चीज़ की कमी है। और राजस्थान में जल की कमी है। तो ये भी एक समस्या है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल, लद्दाख जो अब एक केंद्रीय केंद्र शासित प्रदेश ही बन चुका है, लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। इस पूरे मतलब इस टॉपिक का कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि जो हमारे देश में संसाधन हैं वो कहीं ज़्यादा हैं, कहीं कोई से संसाधन है, कहीं कोई से संसाधन है। तो इसमें क्या करना है कि मतलब आगे आने वाले समय के लिए या पर्यावरण को बचाने के लिए या जो सही जीवन यापन करने के लिए इन सब में क्या करना है, संतुलन बनाना है। और प्रत्येक स्तर पर संतुलन को बनाना है, चाहे वो राष्ट्र लेवल पे हो और चाहे प्रदेश लेवल पे हो। आगे क्या है, भारत में संसाधन नियोजन। अच्छा, भारत में कैसी योजना है संसाधन नियोजन की, ये देखते हैं। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। मतलब निम्नलिखित सोपान का मतलब निम्नलिखित चरण से कह सकते हैं। पहला क्या है, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। जहाँ जहाँ संसाधन उनका क्या करना है, एक तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, इस कार्य में मतलब जहाँ संसाधन उपलब्ध हैं वहाँ पर क्षेत्रीय, वहाँ पर जाकर सर्वेक्षण किया जाए, मानचित्र बनाया जाए, वहाँ का मानचित्र बनाया जाए और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना है। मतलब जो संसाधन, जो हम योजना बनाते हैं, मतलब कोई योजना बनाए तो वहाँ पहले जाकर देखें कितनी मात्रा में वो संसाधन उपलब्ध है, कितना गुणात्मक है ना, इस तरीके को देखना होता है। दूसरा है, संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। मतलब जो विकास योजना है उनको लागू करने के लिए हमारे पास उपयुक्त प्रौद्योगिकी, मतलब जो बात टेक्नोलॉजी वाली बात है संसाधनों में, मतलब उस संसाधनों का प्रयोग करने के लिए उस तरीके की टेक्नोलॉजी को उत्पन्न करना
और उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के, जैसे कौशल वाली, तो मतलब उस तरह का कौशल बनाना, और उस तरह की संस्थागत नियोजन ढांचा, मतलब उस तरह की उसके लिए फैक्ट्रियों को बनाना। अगला है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें हैं इसमें। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए हैं। भारत में जो जो बात चल रही है, भारत में जो स्वाधीनता के बाद, स्वाधीनता मतलब स्वतंत्रता के बाद, जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ, तब से ही मतलब संसाधनों के नियोजन के लिए ये कार्य किए जा रहे हैं। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। जाहिर सी बात है, जहाँ ज़्यादा संसाधन उपलब्ध होंगे वो स्थान ज़्यादा है, मतलब विकसित होगा। परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता ही विकास संभव नहीं है। मतलब संसाधन तो बहुत हैं, किसी क्षेत्र में संसाधन, हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर हमारे यहाँ बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं तो क्या वो बहुत ज़्यादा विकसित देश हो गया। उसके लिए क्या चाहिए? प्रौद्योगिकी और संस्थाएं। ठीक है, देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। मतलब देश में बहुत सारे ऐसे, हमारे देश में बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जो बहुत सारे संसाधनों के रूप में तो बहुत संपन्न है, लेकिन क्या है, फिर भी वो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उस तरह की उन संसाधनों को प्रयोग करने के लिए अब तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं बन पाई। इसके विपरीत कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से काफ़ी विकसित हैं, है ना। उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के, उपनिवेशन का इतिहास, उपनिवेशन का मतलब होता है, हल्का सा देखा जाए तो, जैसे कि कोई शक्तिशाली या उन्नतशील राष्ट्र, या जो कह सकते हैं उसे, कोई शक्तिशाली राष्ट्र जो है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ है, लेकिन क्या है, संसाधनों की थोड़ी बहुत कमी है। तो क्या है, जैसे जहाँ कोई पिछड़ा राष्ट्र है और वहाँ संसाधन बहुत सारे हैं, तो वहाँ जाके अपनी उस टेक्नोलॉजी का, वहाँ पर जाकर उस पर आक्रमण किया उस देश पे, और वहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। इस तरीके से आगे देखते हैं। विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। मतलब ऐसे राष्ट्र जहाँ पर संसाधन तो बहुत सारे थे लेकिन वो कमज़ोर थे, और जो साधन संपन्न वाले राष्ट्र थे उन्होंने वहाँ पर जाकर आक्रमण किया और उनके संसाधनों को वह प्रयोग करने लगे। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। मतलब संसाधन उनके थे और जो शक्तिशाली देश थे उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया और उन छोटे कमज़ोर राष्ट्रों पर अपना आधिपत्य कमज़ोर कर लिया। इसमें कहीं ना कहीं हमारा देश भारत भी शामिल है। जब हमारा देश जो गुलाम हुआ था वो इन्हीं किसी कंडीशनों में गुलाम हुआ था। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। मतलब प्रौद्योगिकी का विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाते रहना चाहिए, तभी वहाँ पर इस चीज़ का विकास हो सकता है। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत, देखो भारत की बात आ गई, उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने भी इन सब का अनुभव किया है। जो उपनिवेश वाली बात आई थी ना, कि जैसे हमारे देश में भी क्या हुआ, जैसे यूरोपीय कंपनी आई बहुत सारी, उनको पता था कि भारत में बहुत जो है वो है, जैसे बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध था। तो धीमे धीमे सबसे पहले क्या हुआ था, कंपनियां ही तो आई थी भारत में, वो पहले अपना व्यापार करने आई थी। यहाँ पर संसाधनों की मतलब बहुत ज़्यादा बहुतायत थी, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी थी, है ना। अतः भारत भी
इसका अनुभव किया जाता है। भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्य संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। ये चीज़ थी उसमें। उसके बाद अगला आता है संसाधनों का संरक्षण। मतलब हम संसाधनों का संरक्षण तो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन उनका संरक्षण भी होना चाहिए। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब किसी भी देश के, राष्ट्र के, प्रदेश के किसी भी जगह पर अगर ज़्यादा संसाधन हैं तो वो जगह ज़्यादा विकसित विकास होगी, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। एक वो स्पष्ट बात कही गई है कि परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग, मतलब विवेक बेमतलब में उपयोग, है ना, अति उपयोग के कारण ज़रूरत से ज़्यादा किसी संसाधन का उपयोग करना। जैसे हमारी मान लो एक एग्जांपल ले लो कि बिजली है, हमें ज़रूरत है तब भी हम चला रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है तब भी हमने बल्ब जलता हुआ छोड़ दिया, पंखा चलता हुआ छोड़ दिया। जैसे पेट्रोल है, हमने कल भी आप लोगों को बताया था कि पेट्रोल एक अच्छा उदाहरण इसमें रहा है। पेट्रोल मान लीजिए, हमें लगता है कि हम वहाँ से पैदल जाके सब्जी ला सकते हैं, लेकिन नहीं, फिर भी हम मोटरसाइकिल से जाएंगे और पेट्रोल को खर्च करके आ जाएंगे। तो ये क्या है? ये अति उपयोग या विवेकहीन उपयोग ही से हम कहेंगे। इन समस्याओं के बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। मतलब संसाधनों का प्रयोग करें, लेकिन हमें उसका आगे की भविष्य का ध्यान रखते हुए, ठीक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। बहुत मतलब पुराने समय से ही बहुत लोग इस बारे में सोचते विचार करते रहे हैं कि जो संसाधन है उनको कैसे बचाया जाए। उदाहरणार्थ गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। मतलब गांधी जी ने भी इस पर कुछ अपने एक वक्तव्य कहा है, वो है, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। मतलब उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो संसाधन है वो न तो किसी लालच बस और न पेटी भरने, मतलब पेट भरने के लिए हमारे पास जितना हमें ज़रूरत है वो हमारे पास पूरा है, लेकिन बर्बाद करने के लिए नहीं है। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। मतलब उनका सीधा ये सिद्धांत था कि उत्पादन ज़्यादा न किया जाए, लेकिन ज़्यादा लोगों के द्वारा किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें मतलब अपना फ़ायदा उसका प्रयोग करें, अपना विकास करें। ठीक है, तो आज यहीं तक रखेंगे हम लोग। आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, और आज मैं आप लोगों के लिए 2-3 क्वेश्चन और लिखने को दूंगा, तो आप लोग लिखें, मैं बोल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे, आंसर आपको लिखना है, प्रश्न मैं बोल रहा हूँ। पहला प्रश्न लिखेंगे, मैंने पढ़ाया है आज उसी में से ही मिलेंगे। पहला प्रश्न लिखें, संसाधनों के विकास में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई। मैंने पीछे पढ़ाया था, समस्याएं जब आई थी, तो आप जैसे संसाधनों का विकास था, ये अब देख पा रहे होंगे पीछे, इसमें ये समस्याएं 2-3 समस्याएं थी, तो आप इन आंसर लिखेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न लिखेंगे, सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है। जैसे हमने आपको ये बताया था, सतत पोषणीय विकास, तो इसका यही अर्थ लिखेंगे आप, यहाँ से लेके ये पूरा अर्थ लिख लेंगे। तीसरा प्रश्न लिखेंगे ये वाला, रियो डी
जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इन तीनों प्रश्नों को आप लोग लिखेंगे और अपनी कॉपी में से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आगे। धन्यवाद।